Good morning, dear nursing aspirant. Welcome to our YouTube channel Surya Lectures. So today we'll be dealing with cardiovascular system and related MCQs जो पूछे जाते हैं repetitively in your competitive exams like your NORCET, PGI, military nursing service हो, ठीक है? तो सब में जो repetitive questions हैं that we are taking in this topic. तो हमारा first question जो है, first question is the normal range of CVP is. तो normal range of CVP क्या है? 5 to 15, 10 to 15, 5 to 10 या 10 to 20. तो अभी तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O. तो सीवीपी क्या है? सीवीपी है आपका सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है, जो हम मेजर कहां पे करते हैं? आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। और इसको आप और टर्म्स में बोलेंगे तो इट इज बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर होता है आपके वेना केवा में। वेना केवा का प्रेशर होता है जो आपका बेसिकली जो हार्ट होता है, हार्ट में जो आपका आरए है, यहाँ पे ये प्रेशर को मॉनिटर करता है आपका सीवीपी, ठीक है। वो है आपका सेंट्रल वीनस प्रेशर, जो हार्ट की एबिलिटी को देख, मतलब इससे वी विल रूल आउट कि जो हार्ट की एबिलिटी है वो कैसी है टू पंप द ब्लड टू द आर्टीरियल सिस्टम, क्योंकि इसके बाद आपका आरवी आना है, फिर आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन आना है, फिर एलए आना है, एलवी आना है। तो ये सारी चीजें कब होगी? जब सीवीपी मेंटेन रहेगा, बिकॉज हमने बोला ना कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द आर्टीरियल सिस्टम, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our second question. While performing cardiac compression on adult patient, pressure which lowers the sternum at least by, मतलब we are performing cardiac compression, मतलब cardiac compression का दूसरा टर्म क्या है? CPR. बस वो टर्म थोड़ा चेंज करके दिया है। Cardiac compression is what? CPR. तो we are giving CPR in adult patient. तो उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए? 1.5 to 3/5 inches, 3/4 to 1 inches, 1 to 1.5 या 1.5 to 2 inches. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1.5 to 2 inches. अब जो कार्डियक कंप्रेशन होता है इट इज सेम फॉर ऑल एज ग्रुप, यानी कि वो 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट इट शुड बी देयर फॉर ईच एज ग्रुप। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो किस में आता है? आपका प्रेशर में, कितनी डेप्थ से कितने इंचेस में आप प्रेशर दे रहे हो, तो वो अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग है। जैसे एडल्ट, पीड्स और आपके इन्फेंट, है ना। इन्फेंट यानी कि जो लेस देन 1 ईयर है, अगर ये है आपका लेस देन 1 ईयर, यहाँ पे पीड्स क्या है? 1 ईयर टू प्यूबर्टी तक, और उसके बाद जो आएगा आपका वो है एडल्ट। तो एडल्ट की हम लोगों ने बात देख ली है, दैट इज 1.5 to 2 inches, but it should not get exceed or it should not be more than 2.5 inches, ठीक है। पीडियाट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका 1.5 to 2 inches तक करेक्ट, और अगर इन्फेंट की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी 1.5 inches में, ठीक है। तो ये है आपका कार्डियक कंप्रेशन में, जिसमें डिफरेंस था केवल डेप्थ में। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज a client with right ventricular failure is expected to complain of. अब एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है जिसका क्या है आपका राइट वेंट्रिकल फेलियर, यानी कि ये पेशेंट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, जिसमें राइट साइड वी आर टॉकिंग। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज एक्सपेक्टेड, मतलब अब उसका कंप्लेन क्या होगा? वी आर एक्सपेक्टिंग व्हाट? डिज्निया, एडिमा एंड फटीग। ऑप्शन सेकंड, फटीग, वर्टिगो और हेडेक, वीकनेस, पैल्पिटेशन एंड नॉजिया, अ वीकनेस ऑफ डिस्ट्रेस व्हेन ब्रीदिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिज्निया, एडिमा एंड फटीग। अब इसका रीजन क्या है देखिए, हम बात कर रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि कंप्लीट हार्ट फेलियर जिसको बोलते हैं। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज योर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। अब जो आपका राइट साइड है, अगर आपका राइट साइड ही फेल हो गया तो यानी कि ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट साइड है तो ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। मोस्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर फेलियर जो होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होने की वजह से आपके राइट वेंट्रिकुलर फेलियर
होता है, मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगेन वी विल ड्रॉ हार्ट का डायग्राम। तो अभी क्या होता है, हमने बोला लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, अगर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल विल गेट फेल तो प्रेशर विल बी इन योर लेफ्ट एट्रियम, जिससे बैक फ्लो कहाँ जाएगा, आपके बैक फ्लो जाएगा ये आपके लंग्स में, है ना, लंग्स में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लंग्स कहाँ से अटैच है आपका, ये पल्मोनरी, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है फ्रॉम आरवी। तो अब अगेन जब प्रेशर यहाँ बढ़ेगा तो यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है तो वही बैक फ्लो होगा राइट वेंट्रिकल में। अब आपका राइट वेंट्रिकल में अगर प्रेशर ज्यादा है तो आरवे से होते हुए कहाँ जाएगा, फिर आपके सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर मतलब सुपीरियर वेना केवा से इट विल मूव ऑन टू योर लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो यानी कि जो कॉमनली जो आपके कंप्लेन्स होती है इट इज एडिमा, ठीक है। तो डिस्निया, एडिमा एंड फटीग विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now our next question is, a patient condition following cardiac catheterization is evaluated by palpating the pulse। मतलब एक पेशेंट है who has undergone for cardiac catheterization हुआ है। अब cardiac catheterization जब हुआ है तो what we will do as a nurse, what we should do, तो soon after receiving the patient from cath lab, जैसे पेशेंट को हमने लिया तो सबसे पहले we have to see what, all extremities नहीं, at the insertion site नहीं, distal to cardiac catheterization yes, above the cardiac catheter insertion उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो cardiac catheterization क्यों करते हैं, सबसे पहले कार्डियक कैथेटराइजेशन का मतलब है कि मतलब सपोज कोई पेशेंट है हु इज हैविंग कंप्लेन ऑफ एंजाइना एमआई, जो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट अपने सेशन में लेंगे। तो सपोज अगर किसी पेशेंट हैज मतलब कार्डियक कैथेटराइजेशन का मतलब क्या है, जब हम किसी पेशेंट को कार्डियक कैथेटराइज करते हैं उसका बेसिकली दो मेन पर्पस होते हैं, या तो डायग्नोस्टिक पर्पस है या तो थेरापेटिक पर्पस है ना, या तो डायग्नोस्टिक है या तो थेरेपेटिक है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डायग्नोस्टिक यानी कि अगर उसको एंजाइना या फिर पेन वेन है, एमआई जैसी कंडीशन है, तो डायग्नोस्टिक में हमें देखना है कि कौन सी वेसल, हम लोग बोलते हैं ना सिंगल वेसल डिजीज, डबल वेसल डिजीज, तो यानी कि उसमें कौन सी ऐसी वेसल्स या फिर कौन सी आर्टरी है, लेफ्ट मेन आर्टरी है, आपकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, वो भी क्लासेस हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। तो वो कौन सी आर्टरी में ब्लॉक है, उसकी वजह से पेशेंट को क्या हमें ओपन हार्ट सर्जरी करनी है या फिर केवल कैथेटराइज करके यानी कि आपका बलून डायलिटेशन करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये डायग्नोस्टिक तरीका है। थेरेपेटिक है यानी कि जब हम लोग कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं, है ना, तो ये दोनों तरीके हैं आपके कार्डियक कैथेटराइजेशन में। तो अगर हमने किसी पेशेंट को, ठीक है, अभी पूछा गया है कि अगर कोई पेशेंट है, क्या है उसको VFI यानी कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो अगर हम उस पेशेंट के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एज अ नर्स व्हाट वी शुड डू, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, डिफिब्रिलेट द क्लाइंट, इनिशिएट CPR, या फिर वी हैव टू एडमिनिस्टर सोडा बाइकार्ब IV। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनिशिएट CPR। अब उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, देखो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बेसिकली आप लोगों का वेंट्रिकल से रिलेटेड है। वेंट्रिकल आपका क्या है, RV LV। अब जो राइट वेंट्रिकल होगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, दोनों में इन अ नॉर्मल हार्ट एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होना चाहिए आपके RV और LV में, ठीक है, जो कि अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उस हार्ट बीट को एक कोऑर्डिनेटेड वे में लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, CPR देना है। क्योंकि अगर हम उसे ऊपर से चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, दैट इज CPR देते हैं, तो क्या होगा, आपका LV से ब्लड सप्लाई जाएगा एओर्टा में और बॉडी में जो नीड है, बॉडी की जो नीड है ब्लड सप्लाई की, वो फुलफिल होगी अगर हम CPR दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो जो रिदम है इट विल गेट इन सम शॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, जब तक कि हमारे हाथ में वो डिफिब्रिलेटर नहीं आता है तब तक। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वी शुड इनिशिएट द CPR, उसके बाद आपका आता है डिफिब्रिलेटर एंड ऑल, ठीक है।
Then our next question, while caring the patient who has undergone cardiac catheterization, it is important that the nurse should do what? देखो अभी हमने एक सेम क्वेश्चन इससे पहले भी पढ़ा था, है ना, जिसमें पेशेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन होके आएगा, देन व्हाट शुड वी डू. अभी दोबारा यही क्वेश्चन उन्होंने एक अलग तरीके से पूछा है, तो आंसर विल बी सेम जो आपको पता है. देखिए, अंडरगॉन कार्डियक कैथेटराइजेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स? प्रोवाइड रेस्ट टू द पेशेंट. ठीक है, ये तो हम करेंगे. एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, चेक ईसीजी. तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मैंने बोला कि अगर पेशेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन होके आया है, कहां से आया पेशेंट? कार्डियक कैथ लैब से. कार्डियक कैथ लैब से. तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी विल बी वी शुड चेक द पल्स डिस्टल टू द इंसर्शन साइट. उसके बाद वी विल गिव बेड टू द पेशेंट. मतलब अगर पेशेंट क्रिटिकल नहीं है देन वी विल गिव बेड टू द पेशेंट. ऑक्सीजन अगर जरूरी है तो वी विल, मतलब अभी हमें केवल ये बोला है कि व्हाट वी शुड डू. जब सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? पल्स ही चेक करनी है. उसके बाद ये बाकी के काम है अगर पेशेंट क्रिटिकल नहीं है तो. Then our next question. A patient receiving anticoagulant, the nurse care should include observation for what? मतलब एक पेशेंट है जो क्या ले रहा है? एंटीकोएगुलेंट. द नर्स केयर शुड इंक्लूड ऑब्जर्वेशन फॉर. अब उसे क्या देखना है? मतलब व्हाट शुड वी ऑब्जर्व? तो व्हाट शुड वी ऑब्जर्व? नॉजिया, एपिस्टैक्सिस, हेडेक या चेस्ट पेन. तो हमें देखना है एपिस्टैक्सिस के लिए. एपिस्टैक्सिस इज व्हाट? योर नोज ब्लीड. नोज ब्लीड. ठीक है. अभी बात करेंगे एंटीकोएगुलेंट की. तो व्हाट इज एंटीकोएगुलेंट? तो बेसिकली एंटीकोएगुलेंट्स आर योर ब्लड थिनर्स. क्या होते हैं ये? ब्लड थिनर्स. ठीक है, जिसका मेन इंडिकेशन क्या है? टू प्रिवेंट द ब्लड टू क्लॉट. मतलब इट विल प्रिवेंट ब्लड टू क्लॉट. ठीक है. और जनरली हम किसमें देते हैं? जैसे आपके थ्रोम्बस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, डीवीटी जैसी कोई कंडीशंस है जहां पे यू डोंट वांट द ब्लड टू गेट क्लॉट. और फिर क्योंकि अगर वो क्लॉट बनेगा तो वो थ्रोम्बस और एम्बोलस की फॉर्म लेके कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी पार्ट में जाके इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द सर्कुलेशन. तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी आर गिविंग एंटीकोएगुलेंट. तो एज अ नर्स व्हाट शुड वी डू? वी शुड सी कि पेशेंट जो आपका एंटीकोएगुलेंट ले रहा है उसको एपिस्टैक्सिस तो नहीं है, क्योंकि द पेशेंट इज मोर प्रोन. वेस्कुलैरिटी ज्यादा होती है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उसकी वजह से क्या होता है? चांसेस होता है, वैसे ही हम ब्लड थिनर दे रहे हैं तो चांसेस विल बी मोर टू गेट एपिस्टैक्सिस या फिर नोज ब्लीड टू दैट पेशेंट. ठीक है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a client is collapsed and has no carotid pulse or respiration, तो what should the nurse do? अब कोई पेशेंट है जो क्या है? कोलैप्स हो गया है, कोई कैरोटिड पल्स नहीं है, कोई रेस्पिरेशन नहीं है. तो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? तो आपके ऑप्शन होंगे इनिशिएट कोड, चेक फॉर रेडियल पल्स, गिव 4 फुल लंग इन्फ्लेशन, कंप्रेशन लोअर स्टर्नम 15 टाइम्स. तो अभी हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि वी विल टेक दिस आंसर, बट वो गलत है. सबसे पहले क्योंकि जो स्टाफ होगा वो अकेला है ना, अगर वो अकेला है तो दे नीड हेल्प, दे नीड मोर हैंड्स ताकि पेशेंट को वो रिससिटेट करे. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इट इज इनिशिएट कोड, क्योंकि हम अगर कोड इनिशिएट करेंगे फिर हम कुछ काम करेंगे तो we can get more helping hands. ठीक है, तो इसलिए we should initiate. Now our next question is, in a client on bed rest, the pulmonary embolism can be prevented by. यानी कि अभी जो आपका पेशेंट है, पेशेंट क्या है आपका? पेशेंट को है पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है, इट इज प्रिवेंटेड बाय. कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक? नहीं. इंकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड कफिंग? नहीं. यूजिंग द नी कैप व्हेन क्लाइंट इज इन बेड? बिल्कुल भी नहीं. टीचिंग द क्लाइंट टू मूव द लेग्स व्हेन इन बेड, यानी कि वी शुड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका
टीचिंग द क्लाइंट टू मूव लेग्स व्हेन इन बेड, ठीक है, ताकि प्रिवेंट हो सके आपका डीवीटी, दैट इज योर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहाँ पे, आपका लंग्स में, जो कि जो नॉर्मल जो सर्कुलेशन है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। और अब ये केवल लंग्स में ना होके इट विल गेट मूव टू योर फर्दर, मतलब अनदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए अगर वो पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है तो वी शुड टीच द क्लाइंट टू मूव द लेग व्हेन ही इज इन द बेड। Now our 10th question is a child is undergone for heart surgery to repair the defect associated with tetralogy of Fallot. Post-operatively, it is essential to prevent what? ठीक है, तो अभी एक बच्चा है जो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए गया है टू रिपेयर द डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? दैट इज योर टॉफ, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिवली हमें क्या चीजें देखनी है? क्राइंग, कफिंग, कॉन्स्टिपेशन या अननेसेसरी मूवमेंट। तो व्हाट वी शुड सी कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो बच्चा विल स्ट्रेन, ठीक है, तो हमें वो चीज अवॉइड करनी है, ठीक। अब टॉफ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टॉफ क्या है? टॉफ ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जो बच्चों में पैदा होके ही मिलती है, ठीक है। और टॉफ है तो यानी कि इसमें कंडीशंस, 4 कंडीशन आपकी इंक्लूड होती है। दैट इज, सबसे पहले होगा आपका एक वीएसडी, दैट इज योर लार्ज वीएसडी। लार्ज वीएसडी होगा तो मोर सर्कुलेशन विल बी फ्रॉम योर लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी देखी जाएगी। ये जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है ये बिकॉज ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से भी होगा, यानी कि जो मसल्स है, जो पल्मोनरी मसल्स है, पल्मोनरी मसल्स यानी कि इन्फंडिबुलर स्पाज्म की वजह से भी आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा। अब इन सब की वजह से क्या होगा? आपका ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, यानी कि जो एओर्टा की जो साइड थी, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, जो मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो एओर्टा है वो थोड़ा सा अपनी जगह से शिफ्ट हो गया, दैट इज योर ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। जो उसकी पोजीशन थी नॉर्मली वो से थोड़ा सा उठ गया बिकॉज ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो our last question is, to record central venous pressure the nurse should place the patient in which position? So your option will be low Fowler's position, supine, dorsal recumbent position या फिर side opposite to manometer। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें सेंट्रल वीनस प्रेशर जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका जो क्लाइंट होता है वो कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, है ना? तो वो होना चाहिए आपका सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। अब जो आपका सीवीपी है, सीवीपी आप लोग कैसे चेक करते हो? बाय इट्स मैनोमीटर, है ना। जो ये मैनोमीटर होता है वो कहां पे होता है? आपके फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस में होना चाहिए। अब जो ये फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस होता है ये कहां पे होता है आपका? ये है जब आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और जो आपका मिड एक्सिलरी लाइन होता है, मिड एक्सिलरी लाइन, है ना, when these two positions crosses each other, when they crosses each other, तो आज सप्लाई है हार्ट में, आपका जो वीनस सप्लाई है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।